दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हाउस वाइफ स्टडी फॉर एग्ज़ाम में। विद्वानों ने कहा है कि ज़रूरी यह नहीं कि आपकी उम्र क्या है, ज़रूरी यह नहीं कि आपकी उम्र क्या है, ज़रूरी यह है कि आप किस उम्र की सोच रखते हैं। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। और उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से होंगे, अपने निवास स्थान पर मज़े में होंगे। तो आज का सब्जेक्ट है हिंदी, और हिंदी व्याकरण एक महत्वपूर्ण भाग है। हिंदी पढ़ जो विषय है व्याकरण, उसका महत्वपूर्ण भाग है। और व्याकरण क्या है, व्याकरण के कितने अंश हैं, प्रत्येक पॉइंट को समझते हुए हम एक एक पॉइंट को हम क्रम क्रम से पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं, व्याकरण के बारे में जानते हैं कि व्याकरण क्या है। व्याकरण क्या है? व्याकरण क्या है? व्याकरण वह विद्या है, व्याकरण वह विद्या है जिसकी सहायता से हम किसी भाषा का ठीक ठीक बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं। संक्षेप में, व्याकरण के द्वारा ही हम किसी भाषा का अच्छी तरह से क्रमबद्ध तरीके से नियमतः बोलना सीखते हैं, पढ़ना सीखते हैं और लिखना सीखते हैं। और उसके थ्रू हमको पता चलता है कि कहाँ किस शब्द का प्रयोग करना है और किस समय और काल में क्या शब्द बोला जाता है, चाहे वह भाषा हिंदी हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, फारसी हो। तो चलिए चलते हैं, व्याकरण के कितने अंश होते हैं। व्याकरण का अंश है वर्ण विचार, शब्द विचार, शब्द निर्माण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक, क्रिया, विराम चिन्ह, समास, अलंकार, अव्यय और संधि। ये जितने व्याकरण के जितने भी अंश हैं, ये व्याकरण के एक महत्वपूर्ण पार्ट है, अंश है। और क्रमशः जो है हम पढ़ते हुए चलेंगे। सबसे पहले वर्ण विचार के बारे में हम पढ़ेंगे। अब पढ़ते हैं वर्ण विचार के बारे में। वर्ण विचार क्या है? यानी कि वर्ड जो लेटर्स होते हैं उनके बारे में हम जानते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, और इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। और वर्ण से ही वर्णमाला का निर्माण होता है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। जो वर्णों का व्यवस्थित समूह होता है उसी को वर्णमाला कहते हैं। भाषा की इन ध्वनियों को, जो कुछ भी हमारे मुंह से जो ध्वनि निकलता है, उसको भाषा की ध्वनियों को उच्चारण की दृष्टि से, जैसे कि हम बोलते हैं, उच्चारित करते हैं, उच्चारण की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है। भाषा की इन ध्वनियों को उच्चारण की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी रुकावट के स्वतंत्र रूप से होता है उसे स्वर कहते हैं। यानी कि स्वर के उच्चारण में किसी भी तरह की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती है। और जब स्वर का उच्चारण होता है हमारे मुख से, तो उसका उच्चारण जो है बिना किसी रुकावट के होता है, बिना किसी बाधा के होता है। और स्वर के कितने भेद होते हैं? अध्ययन की सुविधा के लिए स्वर को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है ह्रस्व, दूसरा है दीर्घ और तीसरा है प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर में कितने वर्ड आते हैं? 4 वर्ड आते हैं, अ, ई, उ, री। यानी इनको बोलने में, ह्रस्व स्वर क्यों कहते हैं? इनको बोलने में बहुत कम समय की जरूरत पड़ती है। यानी इसको हम बहुत फटाफट बोल लेते हैं, अ, ई, उ, री। जबकि दीर्घ स्वर में इसके तुलना में दोगुना समय लगता है। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। यानी कि जैसे कि हम देखते हैं और खुद महसूस करते हैं कि जब हम आ, ई, उ इस सब का उच्चारण करते हैं तो दोगुना समय लग रहा है। और तीसरा स्वर है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर को उच्चारित करने में दीर्घ स्वर से दोगुना समय लगता है। जैसे कि ओम, ओम। तो ये है तीन प्रकार के स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। जिसमें कि 4 जो होते हैं, 4 जो होते हैं ह्रस्व होते हैं, 7 जो होते हैं दीर्घ होते हैं। और इन 7 में जो ऋषि है वो हमेशा संस्कृत के शब्दों का निर्माण ऋषि से होता है। जैसे तत्सम शब्दों का निर्माण जो होता है ऋषि से होता है, जैसे कृष्ण, ऋतु इत्यादि। मूल व्यंजन 33 होते हैं। और हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 है। चलिए पढ़ते हैं व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर की सहायता ली जाती है वे व्यंजन कहलाते हैं। जिन वर्ण का उच्चारण हम करते हैं, जब किसी वर्ण का हम उच्चारण करते हैं तो उनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से जब न हो तो
उसे व्यंजन कहते हैं। जैसे हम क बोलते हैं, क क बोलते समय भी हमको लगता है कि इसमें किसी न किसी स्वर का मिश्रण है। क अ, ख अ, ग अ, यानी कि इन व्यंजन वर्णों में अ स्वर मिश्रित होता है। जैसे कि क हलंत अ बराबर क। इसमें जो क्या है, ये जो है क जो है बिना अ की सहायता के पूरी तरह से उच्चारित नहीं हो सकता है। तो व्यंजन के प्रकार, व्यंजन के 3 प्रकार हैं। व्यंजन के 3 प्रकार हैं। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है, जो कि क से म तक होती है। अंतःस्थ व्यंजन ये 4 होते हैं, य र ल व। उष्म व्यंजन 4 होते हैं, श श स ह। ये है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन 5 प्रकार के होते हैं, यानी इसको 5 वर्गों में बांटा गया है। पहला है क वर्ग। क वर्ग में 5 वर्ण है, क ख ग घ अंग। इन 5 वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है। कहाँ से होता है? कंठ के, यानी हवा जो है, ध्वनि जो है, ये यहाँ पर रुकावट जो है यहाँ पर होता है, यानी क ख ग घ अंग। दूसरा है च वर्ग। च वर्ग का उच्चारण तालु से होती है, यानी कि हमारे मुख के अंदर जो तालु वाला हिस्सा है वहां हमारी जिह्वा स्पर्श करती है। च छ ज झ य, यानी इनका उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा जो है तालु से स्पर्श करती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? तालव्य बोलते हैं। ट वर्ग, ट वर्ग का स्पर्श जो है मूर्धा से होता है, यानी हमारे जिह्वा का जो हिस्सा है, जैसे हम बोलते हैं ट ठ ड ढ और हमारा जीभ का जो अगला हिस्सा है वह मूर्धा से जाकर के स्पर्श होता है। प वर्ग, त वर्ग, चौथा वर्ग है त वर्ग। त थ द ध न, इनका स्पर्श जो है दांत से होता है, यानी कि जब वायु निकलती है तो जिह्वा दांत से जाकर के टच होती है। त थ द ध न, त थ द ध न। प वर्ग, प फ ब भ म, यानी इनका उच्चारण जो है होठ के स्पर्श से होती है, यानी दोनों लिप्स जो होते हैं, दोनों होठ जो है, जब हम प फ ब भ म का उच्चारण करते हैं तो वहां जो है हमारे दोनों होठ जो है आपस में स्पर्श करते हैं। कहा जाता है कि इस उपर्युक्त वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ, जो हमारी जीभ है, मुख जीभ है और हवा जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी अंग से क्या होते हैं, किसी न किसी अवयव से, हिस्से से टकराती है, यानी कि स्पर्श करती है, और इसलिए इसको स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत रखा जाता है। इनकी संख्या 25 होती है, यानी क से लेकर के म तक इनकी संख्या 25 होती है। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर, यानी कि वर्णों को डिवाइड किया गया है, विभाजित किया गया है। तो उच्चारण प्रयत्न के आधार पर जब हम उच्चारण करते हैं तो पहला है स्वर तंत्री में श्वास का कंपन, स्वर तंत्री में श्वास का कंपन। दूसरा है श्वास से प्राण की मात्रा, यानी वायु की मात्रा कितनी लग रही है, और इसमें है श्वास का कंपन किस तरह से हो रहा है, कितना हो रहा है। तो स्वर तंत्री में श्वास का कंपन के आधार पर वर्णों के 2 भेद हैं। कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। पहला है अघोष, दूसरा है स्वघोष, और स्वघोष को घोष वर्ण भी कहा जाता है। सघोष कहिए या घोष वर्ण कहिए, दोनों बात एक ही है। अघोष में कौन कौन से वर्ण आते हैं? यानी कि सभी वर्ग के, यानी क वर्ग, च वर्ग, जो 5 वर्गों में बांटा गया है, स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में बांटा गया है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो पहला और दूसरा अघोष है। क ख, च छ, ट ठ, त थ, प फ, तथा। तथा ये जो श, श, स और फ, ये सभी अघोष है। अघोष में से जब हमारा वायु निकलता है, ध्वनि जब निकलता है, तो उसमें जो है ज्यादा वायु की जो है जो घर्षण होता है कम होता है, तो इसलिए ये अघोष कहलाते हैं। स्वघोष सभी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण तथा ड़, ढ, ज, य, र, ल, व, ह और सभी स्वर इसमें आते हैं। सभी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण का तात्पर्य यह है कि क ख को छोड़कर, क ख क्या है? पहला और दूसरा है। और सघोष क्या है? क वर्ग का क और ख तो अघोष है, लेकिन ग, घ, अंग ये क्या है? स्वघोष है। फिर च वर्ग का च, छ तो अघोष है, लेकिन ज, झ, य ये क्या है? स्वघोष है।
इसी तरह से टवर का, टवर का, पवर का, पवर का क्या है, प और फ जो है, प फ क्या है, अघोष है, आ ब भ म क्या है, तीसरा चौथा, ब भ म, ये क्या है, सघोष है। यानी कि इसमें क्या होती है, वायु की मात्रा लग रही है। वायु की मात्रा क्या हो रही है, लग रही है, यानी कि रगड़ करके हमारा वायु जो है निकल रहा है। और सभी स्वर में, सभी स्वर जो है सघोष में आते हैं। अगर क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, यहाँ से जो उच्चारण प्रयत्न के आधार पर जो वर्णों का विभाजन किया गया है, वर्णों के जो भेद बताए गए हैं, इसमें से एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन आते हैं। अगर पूछते अघोष वर्ण है कौन कौन, अगर इतना आता है जिसमें स स फ भी आ जाएंगे। फिर कह रहा है सघोष वर्ण कौन कौन है, तो ड ए जो ड़ ढ ज य र ल व ह, ये भी सघोष में आएंगे, ये भी किस में आएंगे, सघोष में आएंगे। और सभी स्वर जो है, जो 11 स्वर है वो भी सघोष में आते हैं। स्पष्ट हो गया, स्पष्ट हो गया कि सभी वर्ण का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, जैसे कि यहाँ पर पहला और दूसरा, पहला दूसरा, क वर्ग का, च वर्ग का, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इतना तो दिया गया है। और शेष जो 3 वर्ण है, यानी कि क ख के बाद ग घ अंग, छ च छ के बाद ज झ या, ट ठ के बाद ड ढ ड़, ट ठ ड ढ अड़ होता है ना, तो ट ठ को छोड़कर, ट ठ को छोड़कर ड ढ अड़, फिर त थ को छोड़कर द ध न, प फ को छोड़कर ब भ म, ये क्या है, तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण, ये क्या होंगे, सघोष में आएंगे। फिर है दूसरा विभाग है श्वास से प्राण की मात्रा, यानी जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो वायु की मात्रा कितनी लग रही है, कितनी लग रही है। इस आधार पर वर्णों के 2 भेद हैं। जैसे अल्प प्राण, यानी कम समय लगता है, कम वायु लगता है, तो अल्प प्राण होता है। यानी सभी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, यानी सभी वर्ग का जो 5 वर्ग बताए गए हैं, क वर्ग, च वर्ग, जो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग जो बताए गए हैं, उनका सभी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, पहला मीन्स क, तीसरा मीन्स ग और पांचवा मीन्स अंग। ये जो 3 सभी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण है, वो क्या कहलाएगा, अल्प प्राण कहलाएगा। जैसे कि हम उच्चारण करके भी अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, क ग अंग, क ग अंग, पहला, तीसरा और पांचवा। इसमें जो है प्राण यानी वायु की मात्रा कम लग रही है, इसलिए जो है ये क्या कहलाते हैं, अल्प प्राण कहलाते हैं। इनके अतिरिक्त ड़ य र ल वह भी किस में आते हैं, अल्प प्राण में आते हैं। अगर हमको कहना हो लड़का तो तुरंत कहेंगे लड़का, बड़ा। यदि इसी तरह से वट, इसमें समय, इसमें जो है वायु कम लगती है। महाप्राण सभी वर्ग का दूसरा, चौथा तथा स श श ह, यानी महाप्राण, यानी कि इनके उच्चारण में वायु की मात्रा जो है अधिक लग रही है, ज्यादा लग रही है। जैसे कि दूसरा, चौथा, ये जो होते हैं ना सभी वर्ग का, यानी जो 5 वर्गों में विभाजित है, स्पर्श व्यंजन जो है 5 वर्गों में जो विभाजित है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इनका सभी वर्ग का दूसरा, चौथा तथा स श ह, इनमें जो है वायु की मात्रा अधिक लगती है। जब हम उच्चारण करते हैं ना, जब उच्चारण का प्रयत्न करते हैं, इसमें मात्रा ज्यादा लगती है। क कहेंगे तो अल्प प्राण हुआ, ख कहने में वायु की मात्रा अधिक लग रही है। फिर चौथा जो घ बोलते हैं, घ का उच्चारण जब करते हैं तो इसमें भी वायु की मात्रा अधिक लग रही है। फिर यहाँ पर है च वर्ग में, च तुरंत कहेंगे छ जब हम कहते हैं तो इसमें क्या होती है, वायु की मात्रा अधिक लगती है। ट कहते हैं तो तुरंत कहते हैं ठ, ठ में क्या होती है, वायु की मात्रा अधिक लगती है। थ में वायु की मात्रा अधिक लगती है। प जो है इसमें कम मात्रा लगेगी, और जब कहेंगे फ में वायु की मात्रा अधिक लगती है। जब हम इस उच्चारण करते हैं तो प्रयत्न करके देखते हैं तो पता चलता है कि अघोष कौन है, सघोष कौन है। फिर प्राण की मात्रा, वायु की मात्रा कितनी लग रही है, अल्प लग रही है, ज्यादा लग रही है, यानी कि अधिक लग रही है या कम लग रही है। इस तरह से ये जो है जब प्रश्न पूछा जाता है तो इस तरह से पूछ देगा कि महाप्राण वर्णों की वर्ण जो है चुनिए, तो स दे सकता है, इसमें से मिक्स करके कुछ भी दे देगा और उसमें श दे देगा। तो स जो है महाप्राण है, श महाप्राण है, ह महाप्राण है, क्योंकि जब उच्चारण कर रहे हैं तो इसमें वायु की मात्रा अधिक लग रही है। और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वर्ण विचार में जो वर्ण के प्रकार दिए गए थे, तो स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन। तो अब हम देखते हैं अंतःस्थ व्यंजन को। अंतःस्थ का मतलब है कि भीतर की ओर से, इंटरनल, जो अंदर से आवाज आती है, जो वायु निकलती है, वो तुरंत आ रही है, अंतःस्थ है। यानी कि इसका स्पर्श से कोई लेना देना नहीं है, इसके टच से कोई लेना देना नहीं है। य र ल व, तो य र ल व
बिना बाधा के आराम से हम बोल लेते हैं। ये है अंतस्थ, यानी 4 वर्ण जो है अंतस्थ है, य र ल व, कम समय में और बिना बाधा का यह स्पष्ट रूप से हम बोल लेते हैं। उष्म व्यंजन जब हम बोलते हैं तो जो हमारे अंदर से जो वर्ण निकलता है उसमें गर्म हवा महसूस होती है, श श श ह। तो जब हम बोलते हैं और अब अपना हाथ यहाँ पर ले जाएंगे तो वायु जो निकलती है वो गर्म निकलती है, इसलिए इनको उष्म व्यंजन के अंतर्गत रखा गया है। प्रश्न पूछ देगा कि उष्म व्यंजन इन्हीं समूह में से कोई वर्ड देगा और कह देगा कि एग्जाम में कहेगा कि आप बताइए कि उष्म वर्ड कौन सा है, अंतस्थ वर्ड कौन सा है। तो जब हम जानते रहेंगे, पहचानते रहेंगे तो तुरंत बता सकते हैं। अब बारी आती है संयुक्त व्यंजन की। संयुक्त व्यंजन क्या है? संयुक्त व्यंजन वे होते हैं जो दो भिन्न भिन्न अक्षरों के मेल से बनते हैं, जो भिन्न भिन्न दो अक्षरों के मेल से बनते हैं। जैसे कि छ, त्र, ज्ञ और श्र। छ जो है क और स, क और पेट कटा स, दोनों भिन्न है, दोनों भिन्न वर्ण है, लेकिन क पर हलंत रहेगा, यानी एक वर्ड पर हलंत रहेगा, प्रथम वर्ड पर हलंत रहेगा, ये वर्ड जो है पूरा रहेगा, तब जाकर के क्या होगा, छ का निर्माण होगा, यानी क्षत्रिय वाले छ का निर्माण होगा। फिर यहाँ पर ये जो त्र है तो यहाँ पर जो है तो पर हलंत रहेगा। हलंत हलंत जो है, हलंत का मतलब होता है, हलंत हलंत जब लगता है किसी वर्ड में, जब हलंत लगता है तो हलंत के लगते ही वह वर्ड आधा हो जाता है, यानी बिना स्वर के हो जाता है। तो एक वर्ड बिना स्वर का रहेगा, एक स्वर सहित रहेगा। तो हलंत लगा है, स्वर रहित है, र स्वर सहित है। ज्ञ में ज और यहाँ से मिलकर बना है। ज्ञ किससे मिलकर बना है? ज और यहाँ से मिलकर बना है। तो ज स्वर रहित है, ये स्वर सहित है, यानी कि दोनों भिन्न भिन्न है, लेकिन इनका निर्माण जो है ज और य से हुआ है। स्र का निर्माण श और र से हुआ है। अधिकतर एग्जाम में यहाँ से और यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पुटअप होते हैं कि बताइए कि ये जो है स्र जो है किससे और किससे मिलकर बना है। तो ये स्वर जो है हाफ है, यानी कि स्वर रहित है। ठीक है। द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन में क्या होता है? इस व्यंजन में दो समान वर्ण आते हैं, जिसमें पहला वर्ण स्वर रहित होता है और दूसरा वर्ण स्वर सहित होता है। यानी पहला वर्ण आधा रहेगा और दूसरा वर्ण पूरा रहेगा। पहला वर्ण हलंत लगाकर उसको आधा करेंगे और दूसरा जो है पूर्ण रहेगा। जैसे कि आधा क और पूरा क मिलकर के पक्का, मक्का इत्यादि। म हलंत लगाएंगे तो ये स्वर रहित हो जाएगा, ये हलंत नहीं लगाएंगे, ये पूर्ण है यानी कि स्वर सहित है, तो क्या हो जाएगा? डबल म हो जाएगा, तो अम्मा हो जाएगा। और ई तो में हलंत लगाएंगे तो ये स्वर रहित हो जाएगा, ये स्वर सहित रहेगा, तो इससे बनेगा पट्टा, खट्टा, रट्टा, दुपट्टा। जो कुछ भी हम कहते हैं ये द्वित्व व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। द्वित्व व्यंजन में क्या होता है? दोनों जो है समान वर्ण होते हैं, एक स्वर रहित होता है, जो पहला होता है वो स्वर रहित होता है और दूसरा जो होता है स्वर सहित होता है। और इस प्रकार ये दो इस द्वित्व व्यंजन के बारे में हम जानते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और